हमारे इस आयोजन में उपस्थित हमारे विद्वान विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार झा का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसे आयोजन के लिए हमें अनुमति दी और हम इस आयोजन को कर पा रहे हैं। यह आयोजन हमारे भारतीय शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, कला के लिए एक बहुत आवश्यक आयोजन प्रतीत हुआ। इसके लिए हम लोगों ने यह विषय तय किया, भारतीय कला एवं संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें हम अपने देश में के एक छोटे से हिस्से में बैठकर जान सकें कि पूरे वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भारतीय कलाएं अथवा संस्कृति का क्या दृश्य है, उसका क्या परिदृश्य है, किस रूप में हम भारतीय अपनी कला और संस्कृति को लेकर देश भर में जाने जाते हैं। साथ ही विदेशों में हमारी संस्कृति किस रूप में मान्य है, किस रूप में सम्मान प्राप्त कर रही है। हमारी संस्कृति जो सांस्कृतिक रूप में संपूर्ण विश्व पर किस प्रकार स्थापित होकर अपना परचम फहरा रही है। यद्यपि इसके लिए हमें पूरे विश्व के अलग अलग हिस्से से विद्वान विशेषज्ञों को लेकर, जो मूलतः भारतीय हैं, उन्होंने किस प्रकार वहाँ भारतीयता को देखा है, यहाँ की कलाओं को देखा है, यहाँ की संस्कृति को देखा है, किस प्रकार सम्मान पा रहे हैं हमारे भारतीय, इसको जानने के लिए अलग अलग खंड से अलग अलग विद्वानों को लेकर हम एक एक कर आएंगे। लेकिन आज हमने जिस विद्वान को इस सत्र के लिए चुना है कि आज का जो परिवेश है युवाओं का है और किस तरह वो हर चीज को हर तरह से नोटिस करते हैं और चाहते हैं कि क्या क्या न करें, हमारी संस्कृति कहाँ कहाँ न पहुंच जाए। ऐसे में केवल केवल संगीत और नाट्य विधा को न लेकर हमने ऐसे विशेषज्ञ को चुना है जिसका दृश्य, उसके पीठ के पीछे पूरा संगीत और नाटक भरा हुआ है। नॉर्वे में जरूर रहते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, लेकिन जड़ें आपकी मिथिला से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं। आप एक जाने माने चिकित्सक हैं, परंतु हर एक एक बच्चा, युवा, वृद्ध प्रोफेसर आनंद मिश्र जी को जानता है। आप उनके परिवार से हैं, उनकी परंपरा से हैं, जो मैथिली के साथ साथ संगीत क्षेत्र के प्रकांड विद्वान माने जाते रहे हैं। आज भी हम उनको पढ़ते हैं, आज भी जब भी चर्चा होती है हमें वह पूरी तरह से ध्यान आता है कितना स्नेह और प्यार दिया है उन्होंने उनके गांव जाकर, पटना स्थित अंजना दी के घर पे जाकर, या सुनीता दीदी के साथ बैठकर किस तरह की चर्चाएं होती हैं। आपकी माता जी इस विश्वविद्यालय की सम्मानित प्रोफेसर हैं मैथिली विभाग में, और आप एक शिक्षक के रूप में अपने परिवार के उस सांस्कृतिक विरासत को लेकर शिक्षा का परचम लहरा रहे हैं। आप एक चिकित्सक मात्र नहीं हैं, आप बहुत सुंदर उम्दा लेखक हैं, निरंतर चिंतन करने वाले हैं और संगीतज्ञ भी हैं। दरभंगा घराना के आप जुड़े हुए हैं और दरभंगा घराना के शिष्य भी हैं। आप चिकित्सक के रूप में नॉर्वे में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। 16 वर्षों से रेडियोलॉजिस्ट के रूप में दिल्ली, बेंगलुरु के बाद वर्तमान में आप नॉर्वे में कार्य कर रहे हैं। आपकी शिक्षा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर हुई। आपने रिसर्च किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना शैपेन यूएसए से, 2003 से 2006 तक वहाँ रहे। MBBS की डिग्री आपने बीजे कॉलेज पुणे में प्राप्त की है। असंख्य पुस्तकें हैं आपकी। लेखन के क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है।
अनेक पुस्तकों के प्रकाशन का, लेखन का दायित्व आपने निभाया है। संगीत के क्षेत्र में वाह उस्ताद, जो राजपाल एंड सन्स के द्वारा प्रकाशित हुई, एक उल्लेखनीय पुस्तक है जो घर घर में निश्चित रूप से है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग 19-20 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कुली लाइन्स, सुप्रसिद्ध किताब है, वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। रूस, रसिया और रासपुतिन, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। स्कोर क्या हुआ, वाणी प्रकाशन की पुस्तक है। रिनेसा, ई समाद प्रकाशन एक महत्वपूर्ण काम करता है। ई समाद, हम उनसे बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। ई समाद के द्वारा आपकी 4 पुस्तकें जो प्रकाशित है, जो मेरी नज़र में है, रिनेसा, साइनाइड, जेपी, इनका एस्टेक और माया और अन्य पुस्तकें। अत्यंत कम उम्र में अनेक उल्लेखनीय कार्यों को किया है, इसलिए आपको मैंने भारतीय कला एवं संस्कृति की अंतरराष्ट्रीय पहुंच कहाँ तक है, इसके लिए हमने आपको ढूंढा और आपने बहुत जल्दी में हमने इसकी सूचना दी थी आपको, और आपने तुरंत उसको स्वीकार किया। इसके लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं। आप हमारे लिए सोनू हैं, लेकिन डॉक्टर प्रवीण कुमार झा एक विश्व स्तर के कलाकार, डॉक्टर, लेखक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं आपके वक्तव्य के लिए। सादर आमंत्रण है वो प्रवीण। धन्यवाद। परिचय से ही बहुत हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब मैं दरभंगा से हूँ, और दरभंगा से सिर्फ हुई नहीं, वहीं पला बढ़ा हूँ, और मुझे मेरा सौभाग्य है कि इन्हीं को शायद यही करना होगा। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये अवसर मिला है। एक बार पहले भी अवसर मिल चुका है यूनिवर्सिटी में। मैं भौतिक रूप से भी वहां पर संगीत और चिकित्सा के संबंध पे बोलने के लिए गया था। तो मैं दोनों का, जैसा मैं चिकित्सक हूँ, नॉर्वे में हूँ, और साथ साथ मैं संगीत सीखता भी हूँ, दरभंगा घराने का शिष्य हूँ। मैं पंडित प्रशांत मलिक जी का शिष्य हूँ, और यहीं से आप समझ सकते हैं कि जिस विषय पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खास करके आज के तकनीकी, जैसे हम लोग आज बैठा हूँ, आप लोग दरभंगा या अन्य अन्य जगहों पर बैठे हैं और मुझे देख पा रहे हैं, इसी तरह से यहीं पर बैठ के मैं और मेरी बेटी दरभंगा घराने का ध्रुपद संगीत सीखते हैं, वो संभव हो पा रहा है आज के टेक्नोलॉजी के कारण। बहुत अच्छा तानपुरा के ऐप आ गए हैं, और बहुत अच्छा जो संगीत श्रुतियों का जो बात करते थे कि कैसे जब तक गुरु और शिष्य सामने नहीं बैठेंगे तो कैसे सीखेंगे, लेकिन अब श्रुतियों का स्तर भी काफी अच्छा हो गया है। और जो लोग की आवाज बीच म्यूट करना होगा कहीं पे, कृपया आप सभी लोग म्यूट कर दें अपने आप को। हाँ, तो मैं कह रहा था कि संगीत में खास करके पहले कहा जाता था कि जब तक सॉरी सर, आप जी, हाँ, अब मैं अनम्यूट हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी के जमाने में आज बहुत आसान हो गया है संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाना। हम लोग कोई छोटे मोटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय की पहुंच नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा बोलते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो किसी देश के किसी दूसरे देशों में है, वो दुनिया के सबसे अधिक में है। करीब 1.5 करोड़ भारतीय हैं जो कि NRI कहे जाते हैं। करीब 40 लाख हैं जिनको कि भारत सरकार ने OCI कार्ड दिया हुआ है, यानी कि उनके पास कहीं और की नागरिकता है लेकिन वो भारत मूल के हैं, तो उनको भारत सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा और सारे देशों में फैला हुआ है। मैं घूमता रहता हूँ ऐसी जगहों पे। मैं एक द्वीप पे गया था जो अफ्रीका के पास में है,
और वहाँ पर मुझे लग रहा था कि भारतीय नहीं मिलेंगे, वहाँ भी कई सारे भारतीय मिल गए और वहाँ भी भारतीय संस्कृति का उन्होंने काफ़ी अच्छा एक मंदिर भी था वहाँ पर, और पंडित भी एक देहरादून से वहाँ पे थे। और इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि छोटी सी छोटी जगहों पर जिन देशों का नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ वहाँ भारतीय पहुंचे हुए हैं, और जब भारतीय जाते हैं तो उनके साथ संस्कृति भी जाती ही है, और सब लोग उस चीज को काफी फैला रहे हैं। और एक तरह से कहा जाता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे बोनसाई होता है, हम अपने घरों में एक छोटा सा पौधा रखते हैं, एक पेड़ रखते हैं, छोटा सा आम का पेड़ का गमले में आप उगा सकते हैं। तो उसी तरह से भारतीय संस्कृति पूरी की पूरी तो कहीं भी नहीं लाई जा सकती विदेश में, वो तो अपनी मिट्टी में जाकर ही मिलेगी, लेकिन उसका एक छोटा स्वरूप सब लोग अपने अपने घर में वो रखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं। मैं नीदरलैंड गया था, जहां पर छठी पीढ़ी है, यानी भारतीय वहां पर 6 पीढ़ी पहले सूरीनाम गए थे, जिस पर मैं आगे भी बात करूंगा। वहां की छठी पीढ़ी है, यानी 6 पीढ़ी के बाद के वहां के लोग रह रहे हैं। उनके घर में मैंने देखा कि तानपुरा रखा हुआ है, तबला रखा हुआ है, सितार रखा हुआ है, हारमोनियम रखा हुआ है। तो वो लोग कभी इंडिया कभी गए भी नहीं है, उनके पिता भी नहीं गए, दादा भी नहीं गए, फिर भी वो संस्कृति उनके पास बची हुई है, एक बोनसाई रूप में, एक छोटे रूप में, और वो लोग गाना बजाना भी करते हैं संस्कृति का। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको भारत सरकार खास करके अब के समय में उसको बहुत ज्यादा कह रही है कि सांस्कृतिक जियोपॉलिटिक्स या सांस्कृतिक भू राजनीति, वो चीज अब बहुत जरूरी सबको लग रही है कि ना सिर्फ हम डिप्लोमेटिक बात करें कि दो देशों के राजदूत, बल्कि संस्कृति का जो है छोटा छोटा अंश हर जगह फैला दें, जिससे कि उन लोगों को ये लगने लगे कि भारत से संबंध रखना बेहतर होगा। तो ये चीज बहुत माइन्यूट स्तर पर होती है, लेकिन इसका बहुत ही व्यापक असर होता है। तो खास करके हम लोग संगीत विभाग के साथ आज जुड़े हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो भारत का संगीत है वो आज पूरे विश्व में सुना जाता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि भारत में मुझे इतने शास्त्रीय संगीत के प्रेमी कई बार नहीं मिलते हैं जितने कि मुझे यूरोप में मिलते हैं या अमेरिका में मिलते थे, और काफी उनको समझ भी होती थी। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके लिए काफी लंबी प्रक्रिया हुई है, और संस्कृति को धीरे धीरे करके उनको समझाया गया है। 50 के दशक में गए थे पंडित रविशंकर, पहली बार जब गए थे तो उनका कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो उन लोगों को समझ में नहीं आया। जब तबला बजाना शुरू किया और वहां पर जब टेलीकास्ट करना शुरू किया तो उनको लगा कि कितने ड्रम बज रहे हैं, कितने लोग बजा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, कभी तबला उन्होंने देखा नहीं था। तो उसको फिर यहूदी मेनुहिन जो बहुत बड़े वायलिन वादक रहे हैं, उन्होंने फिर माइक संभाला और समझाया कि एक ही आदमी बजा रहा है, उसके एक हाथ में दायां है और एक तरफ बायां है, और उससे वो बजा रहे हैं, और एक ही आदमी इतना क्रिएट कर रहा है। तो वो लोग ताज्जुब में थे कि एक ही आदमी इतने तरह के साउंड कैसे क्रिएट कर दे रहा है, क्योंकि उनको तो ड्रम की आदत थी वेस्टर्न म्यूजिक वाला। तो उस समय की ये स्थिति थी कि उनको एक एक चीज समझानी पड़ती थी कि ये है सितार, ये हमारे स्वर होते हैं, इस तरह का हमारा विस्तार करते हैं। तो पंडित रविशंकर खास करके ऐसा नहीं कि सितार जाकर बजा ही देते थे, वो एक एक चीज वेस्टर्न ऑडियंस को समझाते थे कि मैं ये बजाने जा रहा हूँ। तो उनको एक बार वुडस्टॉक फेस्टिवल होता था, बहुत बड़ा रॉक फेस्टिवल होता था, उसमें उनको बुलाया गया, जहां पर सारे हिप्पी लोग बैठे हुए थे और वहां पर गिटार बजाया जा रहा है, गिटार तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। वहां पर उनको लास्ट में संडे में जब सारे लोग नशे में धुत पड़े हुए थे वहां पर, उस समय उनको और अल्लाह रखा खान साहब को मंच पे बुलाया गया, और तब उन्होंने राग भीम पलासी शुरू किया। तो वहां पर हिप्पी लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे ये क्या है, अचानक से कहाँ से इतना म्यूजिक स्लो हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उपलब्ध है वो पूरी रिकॉर्डिंग, और उसमें उसमें धीरे धीरे करके वो लोग झूमने लग गए। और ये चीज मैंने खुद देखा है जब मैं यूएस में था कि किस तरह से अमेरिकन, भले ही उनको एक एक स्वर की समझ नहीं है, लेकिन वो जब हमारी संस्कृति का जब एक इनपुट मिलता है तो वो अचानक से उनको लगता है कि जैसे निर्वाण मिल गया भारतीय संस्कृति से। इसके बाद तो एक लंबी श्रृंखला चली है, पंडित रविशंकर वहां गए, जाकिर हुसैन वहां गए,
अली अकबर खान वहीं पे रहे, प्राणनाथ जी रहे, इमरत खान रहे, विलायत खान साहब वहाँ लास्ट में रहे, और यहाँ पर यूरोप में अशोक पाठक जी अपने दरभंगा से ही संबंधित, रामेश्वर पाठक बहुत बड़े सितार वादक थे, उनके परिवार के हैं, वो नीदरलैंड में काफ़ी फेमस, उनका सितार का काफ़ी अच्छा है। तो ये संस्कृति इस तरह से बहुत लंबे समय तक हमें परिचय कराते रहना पड़ता है एक एक चीज से। जैसे मधुबनी पेंटिंग का उदाहरण ले तो वो विदेशों तो छोड़िए, भारत में भी किसी को पता नहीं था किसी जमाने में। वो तो जब 1934 में जब भूकंप आया, उसमें जब उसके सर्वे के लिए जब आए यहाँ पर, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे भित्ति चित्र बने हुए हैं जो गिरे हुए मकानों में। तब उन्होंने उसको प्रमोट करना शुरू किया और मधुबनी पेंटिंग को भारतीयों से अधिक एक विदेशी व्यक्ति ने प्रमोट किया, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुंच गया है। मैं स्पेन के भी दक्षिण में, भूमध्य सागर के बीच में एक द्वीप पर गया था। मैं द्वीपों पर बहुत जाता रहता हूँ, तो उसमें एक द्वीप पर भी एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, वो पाब्लो पिकासो का गांव था, जो बहुत बड़े पेंटर रहे हैं। पाब्लो पिकासो के गांव में जो सबसे बड़े चित्रकार रहे, वहां मधुबनी पेंटिंग अगर लगी हुई हो, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी चित्रकला को किस स्तर पर लोग पसंद करते हैं, कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकारों के समकक्ष रखते हैं। तो मैं इस चीज को, मैं इस प्रोसेस को कह रहा था कि इसमें ठीक है कि कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, ये लोग जाकर अलग अलग जगह परफॉर्म करते हैं। कई भारतीय, एक ICCR संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, वो भी बहुत सालों से है। 1950 के आसपास ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसको शुरू किया था, और उसके बाद से वो चल रहा है। उसका वही उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति को किस तरह से विदेशों में फैलाया जाए। तो पहले उसको उन जगहों पर रखा गया जहां बहुत भारतीय थे, जैसे मॉरिशस में या फिजी में और इन सब जगहों पर, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो रशिया में आया, वो अन्य कई देशों में, जर्मनी में उसकी 6 पत्रिकाएं निकल रही है, अंग्रेजी में निकल रही है, फ्रेंच में निकल रही है, स्पेनिश में निकल रही है, अरबी में निकल रही है। तो इस तरह से उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को अलग अलग देशों में एक तरह से समझिए सरकारी पहल की तौर पर भी शुरू किया। लेकिन इन सबसे अलग, जैसे मैं हूँ, मुझे अक्सर कहा जाता है, जब भी यहाँ के जो एम्बेसडर साहब हैं वो भी मिलते हैं, तो बोलते हैं कि मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं तो राजदूत हूँ, ऑफिस में बैठा रहता हूँ। तुम लोग असली एम्बेसडर हो भारतीय संस्कृति के, तुम लोगों को ज्यादा लोगों से बात होती है, तुम लोग यहाँ पर रहते हो, यहाँ की भाषा बोलते हो। मैं नॉर्वेजियन भाषा, चूंकि मैं डॉक्टर ही हूँ तो मेरे मरीज सारे, तो मैं नॉर्वेजियन भाषा में ही बोलता हूँ, लिखता हूँ। तो वो कहते हैं तुम ज्यादा संस्कृति को परिचय करवा सकते हो कहीं से। तो यहाँ पर हर साल जो है, मैं जिस जगह पे हूँ कोंग्सबर्ग नॉर्वे में, यहाँ हर साल एक जैज फेस्टिवल होता है, जो जैज म्यूजिक का होता है। उसमें बड़े बड़े जैज के कलाकार आते हैं। तो एक बार मैंने ऐसे ही अखबार में लिखा उस्ताद जाकिर हुसैन पर लेख, तो उसको जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने पता किया उस्ताद जाकिर हुसैन है कौन। तो उन्होंने फिर उस्ताद जाकिर हुसैन का एक जैज ग्रुप भी था शक्ति नाम से, जिसमें उनके साथ जॉन मैक्लॉलिन और अब शंकर महादेवन, ये सब सारे लोग मिलके वो लोग जैज ग्रुप भी बनाते थे। तो उन्होंने फिर उनको बुलाया। आज तो नहीं रहे उस्ताद जाकिर हुसैन, लेकिन जाने से समझिए 2 साल पहले वो कोंग्सबर्ग यहाँ आए थे, और हम लोग, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनसे मिल सका, उनको अपनी किताब भी दे सका। वाह उस्ताद, जो हम लोग बचपन में थे तो जब वो विज्ञापन आता था कि वाह उस्ताद, एक चाय के विज्ञापन में आते थे, तो वहीं से मेरा शीर्षक भी बना किताब का। तो उनको मेरे को देने का सौभाग्य मिला। लेकिन ये तभी हो पाया जब उनकी चर्चा यहाँ हुई, उनको यहाँ बुलाया गया और उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया। और अपनी मृत्यु से पहले आखिरी बार नॉर्वे, जो कि उत्तर ध्रुव के पास एक छोटा सा देश है, उसके एक छोटे से शहर में एक जैज फेस्टिवल में उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। तो ये सब चीजें हो पाती हैं। आज अगर कहीं भी किसी कलाकार को बुलाया जाता है अलग अलग उत्सवों में, तो उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उनका परिचय किसी ने कराया हुआ होता है। आज लंदन में अभी अक्टूबर में दरबार फेस्टिवल शुरू होगा। उसमें मेरे गुरुजी
पंडित प्रशांत मलिक जी का भी कार्यक्रम है अपने पिताजी पंडित प्रेम कुमार मलिक जी के साथ। तो वो भी इसीलिए सब मेरी वजह से नहीं, वो खुद ही कई बार पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। दरभंगा घराने का लगभग समझिए दरबार फेस्टिवल में हर साल ही जाना रहता है। और ध्रुपद में खास करके अभी के सबसे कह सकते हैं, क्योंकि डागर साहब लोग में अब कम लोग बच गए हैं, तो दरभंगा घराने के लोग ही हैं जो कि काफी इसको वहां पर जमा पाते हैं। दरभंगा घराने जो इसका पेस है, जो इसकी लयकारी है, वो लंदन के ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। और इस वजह से इन्होंने यूरोप में काफी पहले भी परफॉर्म किया हुआ है। तो ये तभी संभव होता है कि दरभंगा के गांव से, अमता गांव है दरभंगा में, जहां हमारा ध्रुपद का समझिए गढ़ है, और वहां से किस तरह से लोग बाहर जाके, और वहां पर जितनी भी सीडी निकली है वो भी जर्मनी से निकली है दरभंगा घराने की, जितनी नहीं लेकिन जो बात की कई सारी। एक पीटर पानके हैं, उन्होंने, वो जर्मन है, उन्होंने किताब लिखी है दरभंगा घराने पर, और वो तो अभी भी इंडिया में ही है, और पंडित प्रेम कुमार मलिक जी के साथ ही वो सांस्कृतिक शोध कर रहे हैं। तो ये सब संभव हो पाता है एक एक छोटी छोटी सी पहल से, एक एक छोटे से व्यक्ति से। एक बच्चा भी जब अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बात करता है तो वो अपने साथ काफी चीजें लेकर जाता है। ये चीज मुझे पहला अनुभव जो मेरे साथ मेरा हुआ वो इस तरह से हुआ कि मैं अमेरिका गया था पीएचडी करने के लिए, और नॉर्मली उस टाइम ये रहता था, ये तब की बात है जब भारत की राजनीति कुछ हलचल में थी, हम लोग सब लोग बाहर भागना चाहते थे। और उस समय हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोग इस माइंड से नहीं गए थे कि हम यहाँ पर एक भारत बसाएंगे, बल्कि इस माइंड से गए थे कि हम अमेरिकन बन जाएंगे वहां जाकर। लेकिन जब वहां गए तो वहां पर एक सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर इन यूथ, स्पिक मके जो है, उसकी एक शाखा थी वहां पर, और वो लोग किसी न किसी कलाकार को बुलाते रहते थे। तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसमें कि पंडित उल्लास कसलकर और शाहिद परवेज साहब सितार वादक, इनको दोनों को बुलाया गया वहां पर। तो हम लोग चूंकि स्टूडेंट लोग वहां पर थे यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग वॉलंटियर जैसे कुर्सी उर्सी लगाने में वहां पर लग गए कि आ रहे हैं भारत से एक संगीतकार, तो हम लोग करेंगे और लोगों को बुलाएंगे। तो उस समय संगीत का उतना ज्यादा, हालांकि मेरे परिवार में रहा है, लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ज्यादा समझ नहीं थी तब। तो उस समय वहां पर कोई तबला बजाने वाला नहीं मिल रहा था शुरू में। एक कार्यक्रम का वो तो लेके आए थे अपने साथ कंपनी, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं मिल रहा था। तो पता लगा कि एक गयाना के, वेस्ट इंडीज में है गयाना, वहां का एक कोई तबला वादक है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो पहले तो यही ताज्जुब लगा कि ये गयाना वेस्ट इंडीज का आदमी तबला क्या कर रहा है बजाने के लिए, मतलब उसको कहाँ से पता लगा तबला और कहाँ से बजाने वाला मिलेगा। लेकिन उसको देखा, बहुत बढ़िया तबला बजा रहा था, बढ़िया ठेका दे रहा था, और ऐसा था कि वो उनके साथ बैठ सकता था, भले ही वो लेके आए थे अपने साथ, लेकिन उसमें इतनी कुव्वत थी। तब मुझे पता लगा कि ये लोग आज के नहीं हैं जो गयाना में हैं, ये तो 19वीं सदी में, मतलब अंग्रेजों के बहुत पहले बिहार से जो है, बिहार यूपी से मजदूरी करने के लिए लोगों को ले जाया गया था वहां खेतों में, और उनके वंशज हैं, जिनके कई क्रिकेटर लोग आप लोग देखते होंगे, राम नरेश सरवन है, और ये सब सारे जो हैं, कालीचरण थे, ये तो सुनील नारायण है अभी, ये सब सारे लोग जो हैं ये उनके वंशज हैं, जो जिनकी मैं बात कर रहा था, छठी पीढ़ी मुझे नीदरलैंड में मिली। ये वो लोग हैं जो यहाँ से, बिहार से, छपड़ा वगैरह से वहां पर खेती करने गए थे, और वहां पर उनकी पीढ़ी होते 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 अब ये तबला बजा रहे हैं, तो और अमेरिका में बैठे हैं। तो इस तरह से संस्कृति किस तरह से परकोलेट होती है कि जो गांव में, क्योंकि वहां पर क्या था गयाना में, इनका ये लोग तो खेतीहर थे, किसान लोग थे, तो ये लोग बैठ के जब थक के खेत से आते थे, तब यहाँ पर जैसे अपने यहाँ दरभंगा में रसन चौकी होता है कि ढोल पिपही ये सब लेके बैठ गए, और फिर बिरहा गाए बैठ के, वो लोग उस तरफ के लोग बिरहा खूब गाते थे। तो ये लोग वैसे बैठ के अपना बिरहा दंगल ये सब होता था वहां पर। तो सबको वहां पर बच्चे को ढोल बजाना आ गया, और वो चीज फिर आगे बढ़ती गई, वही होते होते ये तबला बजाना शुरू कर दिए। तो इनके संस्कृति में, मॉरिशस में बहुत अच्छे अच्छे तबला वादक, बड़े अच्छे ये लोग, क्योंकि ये लोग बोलते हैं चौताल बोलते हैं, जो होली वगैरह में बैठकी होता है,
ये चौताल, अपना ताल वाला चौताल नहीं, उनका एक चौताल होता है यूपी की तरफ, और पूर्वांचल में एक बैठकी होती है। तो वो लोग उन लोग उस माहौल के बड़े बड़े हुए थे और खूब बढ़िया। अब तो मैं नीदरलैंड की ही बात कर रहा था। नीदरलैंड में मैं गया, एक बहुत बढ़िया भोजपुरी गायक हैं, आप लोग कभी यूट्यूब पे उनको सर्च करिएगा, राजमोहन। राजमोहन डच है, नीदरलैंड में ही उनकी पैदाइश है, और उनके वही परदादा के परदादा कभी भारत से आए होंगे। लेकिन क्या बढ़िया उनके भोजपुरी गानों को कभी सुनिएगा। भोजपुरी में गजल लिखते हैं वो और गाते भी हैं, और उनके साथ फ्यूजन करते हैं वो वेस्टर्न लोगों के साथ। तो वो गिटार बज रहा है और साथ में भोजपुरी गाना बज रहा है, गाना गा रहे हैं वो। तो उनके साथ भी मैं बैठा था। उनके घर में एक प्रॉपर म्यूजिक रूम है, एक रूम उन्होंने डेडिकेट किया, उसमें सब है, तबला है, सितार है और हारमोनियम है। और खुद बैठ गए थे मेरे साथ, और समझिए कि पूरा रात बैठकर वो गाते ही रहे। और बहुत अच्छे राजमोहन काफी सक्रिय हैं और भारत भी जाते रहते हैं। वो उन्होंने अपने पूर्वजों को ढूंढा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कहाँ किस गांव से आए थे। तो उनको ढूंढते ढूंढते पता लगा कि कुशीनगर के पास उत्तर प्रदेश में कहीं उनका गांव था। वहां अपने परदादा के जो रिलेटिव थे उन सब से फिर बात हुई। फिर हर साल वहां जाकर वो एक उत्सव कराते हैं, जहाँ पर लोक रंग उत्सव उसको बोलते हैं, जहाँ पर सब सांस्कृतिक वार्ताएं होती हैं, संगीत होता है। और एक तरह से जो डायस्पोरा है, जो बाहर चले गए बहुत सालों पहले, 150 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, उनके लोग जो वंशज जो हैं आते हैं और यहाँ पर। तो उन पर एक किताब जो मेरी है, कोली लाइन्स, वो इनकी ही गाथा है। ये लोग कैसे गए गयाना, कैसे गए सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इन सब से मैं जाके फिर मिला हूँ और फिर इनकी कहानी सुनी। और मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि जो आदमी नॉर्मली हम लोग 10 दिन के लिए या 1 महीना के लिए जो चला जाता है अमेरिका, वो अंग्रेज बन जाता है, अंग्रेजी बोलने लगता है और भूल जाता है अपनी संस्कृति धीरे धीरे काफी दिन। और ये लोग छठी पीढ़ी चल रहे हैं, भारत कभी गए भी नहीं, और वो लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, वो लोग भोजपुरी में गाना गा रहे हैं और इस तरह से रख रहे हैं। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ये उसी संस्कृति से आए थे, तो गांव से गए थे। तो ये कोई अंग्रेज तो थे नहीं, इनके अंदर वो खेती ही कर रहे थे वहां भी जाके। तो इनके अंदर जो संस्कृति का जो प्रचार हुआ, वो कह सकते हैं कि आज के जो अंग्रेजी स्कूल से जो पढ़ के जाते हैं या जिनका आधे अंग्रेजी फिल्में देख कर जाते हैं, उनके अंदर वो शायद नहीं आ पाता है जितना कि उनके जो गांव से उठ के गए थे उनके अंदर आ गया। तो इस तरह से संस्कृति फैलती है। और मेरे पास कुछ समय है क्या? हाँ, तो आज जो डायस्पोरा है उसके कई सारे अंग हैं। एक अंग है जो मैंने कहा, जो उनको गिरमिटिया कहते हैं। जो एक्चुअली क्या था कि जो इनको किसी एग्रीमेंट पे ले जाया गया था दूसरे देशों में, और इनके पास अंग्रेजी ऐसी थी कि एग्रीमेंट भी नहीं बोल पाते थे, तो वो गिरमिट बोलते थे, उसी से गिरमिटिया बन गए लोग। तो ये हैं जो बहुत साल पहले गए, गिरमिटिया गए। उसके बाद एक बड़ी खेप जानी शुरू हुई पंजाबियों की, कनाडा की तरफ। बहुत पहले, आजादी से पहले ही जाने शुरू हो गए थे। असल में ये लोग ब्रिटिश आर्मी के जो सिख सैनिक लोग थे, वो लोग जाते रहते थे दूसरी जगहों पे। तो फिर वहीं पर जाके वो लोग उन्होंने गांव में जाके बताया, फिर सेटल होने लग गए। तो एक पीढ़ी वो है। और ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी पंजाबियों ने किस तरह से संस्कृति को रखा हुआ है। एक पूरा, मैं लंदन गया था, वहाँ एक पूरा गांव, पूरा शहरी जो है वो, वहाँ के इनफैक्ट स्टेशन के बोर्ड भी पंजाबी में ही लिखे हुए हैं, और वहाँ पूरा आप जाइएगा तो लगेगा पंजाबी आ गया, पूरा पंजाब है वहाँ पे। तो उन्होंने पूरी संस्कृति, कनाडा में भी इसी तरह से वो लोग खाट पे बैठ के एक तरह से पूरा पंजाबी बसा लेते हैं वो लोग। ये कितना सही है या गलत है इस पर मैं अभी नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन संस्कृति के वाहक इस तरह के लोग ज्यादा हैं जो गांवों से उठकर खेती करने के इरादे से गए, बिहार यूपी से गिरमिटिया बनकर, या पंजाब से वहां पर कनाडा में खेती करने या कहीं पर। उसके बाद जो बाद में शुरू हुआ वो हुआ टेक्नोलॉजिकल इंडियन, यानी कि आईआईटी की जब स्थापना शुरू हुई नेहरू जी के समय में, तब से अब तक बहुत सारे जो आप सुनते होंगे कि सुंदर पिचाई हो गए या जितने भी अपने नडेला हो गए, ये सब सारे जो गए, तो एक टेक्नोलॉजिकल जो हम सॉफ्ट पावर कहलाने लगे हैं, भारत के लोग जो पूरे फैलने लगे हैं। ये इन लोगों ने भी, ऐसा नहीं कि ये लोग आईआईटी के हैं तो इसलिए ये लोग कला संस्कृति के वाहक नहीं हैं।
इन्होंने, बल्कि स्पीक मैके की स्थापना ही जिन्होंने की, किरण जी ने, वो आईआईटी के हैं, तो उन्होंने ही पूरे दुनिया में फैलाया। जिन्होंने पहला, आप अगर इंटरनेट में, जिससे हम लोगों ने भी संगीत की शिक्षा तो नहीं, संगीत की जानकारी जिससे लेनी शुरू की, वो एक राजन पर्रिकर थे, आईआईटीएन कैलिफोर्निया कोलोराडो में। उन्होंने एक सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी संगीत पर। उसमें आज भी आप जाइएगा तो किसी भी राग के बारे में जितना डिटेलिंग, और उन्होंने क्या किया था कि अपने दरभंगा के ही पंडित रामाश्रय झा रामरंग, बहुत बड़े संगीत के विद्वान, उनकी संगीत की किताबें सब लोग पढ़े होंगे, उनसे, उनके पास बैठ के उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। उनको जो जो बोलते थे कि इस राग के विषय में आप कुछ बोलिए, फोन पे उनसे बात करके उसको रिकॉर्ड किया। तो उसमें पंडित रामाश्रय झा रामरंग का अपना बोला हुआ हर एक राग के विषय में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन आप ढूंढिएगा राजन पर्रिकर, तो इतनी अच्छी, मतलब तोड़ तोड़ के कि क्या क्या भेद है देश जय जयवंती में, तो इतना अच्छा समझाते हैं। तो अब वही है, पंडित रामाश्रय झा ही हैं, तो वो उससे बेहतर कौन होगा संगीत शास्त्री। तो उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। आईआईटीएन थे, अमेरिका में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको संग्रहित किया और उसी से कई जगह फैला। ये बहुत पहले की बात है, मतलब हम लोग 2000 ईस्वी, 2001 ईस्वी के बीच की बात है, जब उन्होंने शुरू किया था और हम लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया था उस टाइम में, फेसबुक वगैरह के बहुत पहले। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल इंडियन ने फैलाया। फिर उसके बाद मंदिरों में एक सनातन हिंदू महासभा है, उन्होंने बहुत जगह मंदिर रखी है, नॉर्वे में भी है। यहाँ पर भारत की तरह मंदिर नहीं होते हैं उस तरह की वास्तुकला से, यहाँ नॉर्मल जैसे अपार्टमेंट में ही मंदिर बना देता है, लेकिन उसमें जगह जगह मंदिर है। हमारे नॉर्वे में कई सारे मंदिर हैं। तो हम लोगों का नॉर्वे का एक नियम है कि आपके सैलरी में से कुछ पैसा जो है, चूंकि ये एक ईसाई देश है, चर्च को जाता है, लेकिन आप चूज कर सकते हैं कि वो पैसा मंदिर को जाएगा। हर साल आपका जो एनुअल इनकम है उसमें से कुछ कट के जाता है। तो वो हम लोगों ने सबने मंदिर को चूज किया हुआ है, जो भी यहाँ के हिंदू हैं, तो वो मंदिर का चल रहा है। इस तरह से कई सारे, तो उस मंदिर में रोज ही कुछ ना कुछ हमेशा कार्यक्रम होता रहता है। वो लोग भी बढ़िया गाना बजाना भजन वहां पर चलता रहता है। और तो मंदिर एक वाहक बनी है। फिर एक संस्था है जो कि भारत के स्वयं सेवक संघ से जुड़ी है, हिंदू स्वयं सेवक संघ HSS, उन लोगों की शाखा होती है। तो उनका भारत में उनका एक राजनीतिक वो उपक्रम भी है, लेकिन यहाँ पर तो राजनीतिक उपक्रम कुछ नहीं है। यहाँ पर वो लोग भारतीय संस्कृति से के बारे में बच्चों को, खास करके बच्चों को, वो कुछ कुछ ज्ञान देते हैं और उनको संस्कृत के कुछ मंत्र सिखाते हैं। तो ये भी उनकी 3000 से ज्यादा शाखाएं पूरे दुनिया में है, और काफी वो लोग यहाँ भी एक्टिविटी कराते रहते हैं। उसमें काफी अच्छा रहता है, एक तरह से कला संस्कृति के विषय में काफी चर्चाएं होती हैं। फिर तो इस तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही बृहद सांस्कृतिक परिदृश्य है। तो हम लोग एक बार, कभी कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, खास करके जो डायस्पोरा में है, कि नहीं भारत जाके, जो स्वदेश मूवी जैसे शाहरुख खान का था कि भारत चले जाएंगे और वहां का कुछ विकास करेंगे, विदेश में क्यों रहना है। ये होता है, हमारे अंदर भी कभी कभी आता है। मेरे अंदर, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, तो कई बार होता है कि डॉक्टर बन के तो गाँव में ज्यादा अच्छा सेवा कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पर, हम लोग चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, भारत में बहुत बहुत लोग हैं, भारत में हर जॉब में बहुत सारे हैं। दरभंगा में ही 3500 डॉक्टर, दरभंगा शहर में ही बेता चौक पे चले जाइए तो आपको डॉक्टर भरा हुआ है। कहते हैं कि वहां पर तुमको, भारत में तो ऑलरेडी बहुत लोग हैं, भले ही रेशियो जो है, अनुपात गाँवों में कम है, वो चीज सही है, लेकिन उसकी अलग वजह है, लेकिन बहुत ज्यादा है। आज आपको दरभंगा में डॉक्टर को दिखाना है तो तुरंत आपको जिसको दिखाना है आपको इंतजाम हो जाए, जबकि यहाँ पर नॉर्वे वगैरह में 3-3 महीने की वेटिंग होती है, तब जाके कोई डॉक्टर मिलता है, इतना अच्छा देश होने के बावजूद भी। तो वो स्थिति जो है, तो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया कि नहीं, जो लोग विदेश में हैं, जितने लोग भी हैं, क्योंकि बहुत छोटे हम लोग, बहुत कम लोग हैं, तो हमारे राजदूत ने बताया कि तुम लोगों की वजह से मेरी भी कुछ ताकत है। आज नॉर्वे में पाकिस्तान के लोग भारतीय लोगों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है, क्योंकि वो बहुत पहले आ गए थे पाकिस्तान से। तो हम लोग 10,000 हैं, वो करीब 1 लाख से अधिक है पाकिस्तान के लोग। तो वो कहते हैं तुम लोग कम से कम 10,000 हो, वो यहीं पे रहो,
क्योंकि इससे हमारी कुछ ताकत बनती है कि इतने भारतीय हैं तुम लोग, हम लोग यहाँ पर अब हर साल एक ओस्लो कलर फेस्टिवल, ओस्लो रंगोत्सव कराते हैं, जहाँ पर नॉर्वेजियन के साथ हम लोग होली खेलते हैं और उन लोगों को खूब मजा आता है। और सारे राज्यों के लोग वहाँ पर एक अपना अपना झांकी लेके, मैं भी बिहार का झांकी लेके, हम लोग ने बिहार के छठ पूजा का एक उनको दिखाया था कैसा होता है छठ पूजा। तो वो सारे नॉर्वेजियन देख रहे थे कि कैसे करते हैं, और इसी तरह से सारे राज्यों के लोगों ने अपना अपना दिखाया, और ये हर साल अब एक पैटर्न बन गया है कि हर साल होता है। तो हम लोगों को कहा गया कि तुम लोगों का काम है संस्कृति का वाहक बनना, यहाँ पर तुम्हारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, और तुम लोग यहाँ रह के बहुत कुछ कर सकते हो जो शायद वहां रहकर नहीं कर पाओ। और काफी ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस भी जो है, विदेशों से आने वाला पैसा, वो एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो समझिए उसी से चल ही रहे हैं, भारत के पास और बहुत चीजें हैं, लेकिन फिर भी फॉरेन रेमिटेंस कह सकते हैं आप। अगर दरभंगा में ही जाएंगे तो खाड़ी देशों से जो पैसा आ रहा है उससे काफी कुछ, कहीं घर बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब डेनमार्क आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों का काम है, जितने लोग हैं एक एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों को भारत लाने के लिए, घूमने के लिए लाइए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि 5 पर्यटक भारत लाइए आप लोग। और तो वो भी भारत अब इस तरह से देख रहा है इन चीजों को, कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को, कि हम इनको कैसे उपयोग कर सकते हैं। 1.5 करोड़ लोग हैं हमारे बाहर में, उन 1.5 करोड़ लोगों को हम लोग कैसे उसको एक कूटनीतिक रूप में उपयोग कर सकते हैं अपनी संस्कृति को दिखा के। जिस तरह से अभी हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच में घटना हुई, तो अलग अलग राजनयिकों को अलग अलग देशों में समझाने भेजा गया भारत का स्टैंड। तो ये तो आए, कुछ दिन उन्होंने भाषण दिया, चले गए, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है एक एक साधारण व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो उसी चीज को हम लोगों को भी कहना होता है कि क्यों हमारी संस्कृति जो है वो, हमारे संस्कृति के क्या क्या गुण हैं, और तो उन चीजों का असर दिखना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से मेरा समय समाप्त हो गया है, या मैं कुछ और बोलूं? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ और बोल सकते हैं। बहुत अच्छी नई जानकारी भी मिल रही है और अपने बारे में जान के इतनी खुशी हो रही है जी। 4-5 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं अक्सर कहता हूं कि एनआरआई रूप में जो सबसे पहले एनआरआई में, जिसको उन्होंने खुद को वो कहते थे पहला गिरमिटिया, उनके नाम पर किताब ही है, गांधी जी पर किताब, जो गिरिराज किशोर जी की किताब है, उसका नाम है पहला गिरमिटिया। यानी वो खुद को एक एनआरआई कहते थे, और वो गए, लंदन में रहे, अफ्रीका में रहे। और जब वो पहली बार लंदन गए थे पढ़ने के लिए, मैं लंदन जाके उनका वो घर भी देख के आया जहाँ पर वो रहते थे उस टाइम में। तो 20-22 साल के गांधी जी रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा भारत के विषय में भी जानकारी उस समय नहीं थी। वो तो यंग लड़के थे जो कि वहाँ बैरिस्ट्री करने आए थे, लेकिन वहां पर जब उनको लगा कि अरे यहाँ तो सारे अंग्रेजी हैं, मैं कुछ ही इंडियन है, तो उन्होंने एक वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ लंदन को, उसके वो सदस्य बने, जहाँ पर शाकाहारी लोगों का एक समूह था। लंदन में एक नया ट्रेंड चला था कि शाकाहारी बनेंगे, तो उसमें वो गए। और वहां पर उनका, अगर आप गांधी समग्र या गांधी जी के सबसे पहले लेख पढ़ेंगे, तो उनका पहला लेख है जब उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी में भारत के त्योहारों पर बोला है कि भारत में कौन कौन से त्योहार होते हैं। तो उसको उन्होंने अंग्रेजों को समझाया एक एक त्योहार के बारे में, जो उनको पता था कि दुर्गा पूजा, और उन्होंने बड़ा अच्छा साल भर का एक तरह से वर्षकृत जैसे कि कैसे जनवरी में क्या होता है, चाहे मतलब उसको अंग्रेजों को उन्होंने समझाया कि त्योहार क्या क्या होते हैं। उसके बाद अगला अगर आप देखेंगे भाषण, तो उनका होता है भारत के फलों पर और अनाज पर, कि कौन कौन से अनाज होते हैं, कौन कौन से फल होते हैं। और उसके बाद इस तरह से वो शुरुआत में उस समय ये प्रयास कर रहे थे कि ये लोग समझें, भले ही ये लोग हमारे पर राज करते हैं, लेकिन इनको भारत की संस्कृति की उतनी जानकारी नहीं है इंग्लैंड के लोगों को, और ये लोग लाट साहब बन के वहां पर रहते हैं, वहां के लोगों से बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। इनको समझाने की जरूरत है कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी हैं, और वो आप लोग भी अपना सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने भारतीय शाकाहार पर दिया कि हम लोग क्यों शाकाहारी, हमारे यहाँ एक बड़ा समाज शाकाहारी क्यों है, उससे हम कैसे, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, आप लोग जो मांस खाते हैं उससे, उस पर उन्होंने दिया। और फिर यही चीज उन्होंने जारी रखी जब वो अफ्रीका गए, तो वहां पर उन्होंने एसोसिएशन बनाया, और वहां पर तो खैर आप लोग कई किताबों में पढ़ते ही होंगे,
तो ये सब सारे लोग जो हैं, ये सब भले ही इनके पास उतना ज्ञान नहीं होगा संस्कृति का, इन्होंने कुछ नहीं लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ अपने साथ संस्कृति लेकर चलता है। और हम लोग भी बता सकते हैं मिथिला के विषय में कई चीजें जो शायद जिसके लिए मुझे कोई बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, कि मिथिला में कौन कौन सा जो सब्जी होता है, क्या क्या बनता है, अरिकोंच की सब्जी क्या होती है, या इस तरह की चीजों को हम लोग जब बताते हैं लोगों को, तब उससे फैलता है और हम लोग भी काफी ग्रहण करते हैं दूसरे लोगों से, और संस्कृति का मिलन होता है। आज जो आप देख रहे हैं कि जगह जगह अमेरिकन्स जो है, उनको खास करके भारतीय खाने की जो टेस्ट डेवलप हुई है, वो इसी तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ है कि उन्होंने कुछ चीज, और खास करके पंजाबी ज्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि वो उसके लोग काफी पहले चले गए थे। और ये साथ साथ जो संस्कृति है उसमें कला और संगीत तो है ही, खान पान, रहन सहन, जो हमारी जीवन शैली है, वो सारी चीजें माइग्रेट होती है। और हम लोग भी काफी चीजें दूसरी संस्कृति से ग्रहण करते हैं। और वो चीज, जैसे मैंने एक किताब ही लिखी है, खुशहाली का पंचनामा, जो नॉर्वे और भारतीय संस्कृति का एक तुलनात्मक, उसमें मैंने बताया है कि कैसे यहाँ के परिवार होते हैं, कैसे वहाँ के परिवार होते हैं, कैसे यहाँ के त्योहार होते हैं, कैसे वहाँ। तो वो नॉर्वे से भी कई चीजें मैंने सीखी हैं जो यहाँ पर अच्छी हैं। ये दुनिया का सबसे खुशहाल देशों में माना जाता है। तो यहाँ इसका कारण है कि यहाँ कुछ चीजें, कई चीजें ऐसी हैं जो हम भी सीख सकते हैं। तो और संगीत में भी, कला में भी कई चीजें हैं जो हम इनसे ग्रहण कर सकते हैं और करते करते भी हैं। कई चीजें आई हैं, जैसे हारमोनियम ही नहीं होता अगर, हारमोनियम ही वेस्ट से आया है इंडिया में बहुत बाद में। और इसी तरह से कई चीजें हैं जो आई है हमारे अंदर। पहले सरोद जो था वो मेटालिक नहीं होता था, पहले रुबाब होता था, वो मेटालिक चीज जो है वो वेस्ट से आई। तो दोनों चीजों के मिलन से सितार में तारों का जुड़ना जो है, उसमें भी कई चीजें, उसमें भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। तो वो चीजें आती हैं एक हमारे अंदर दोनों तरफ से। तो एक एक जो ग्लोबल खुशी मनाई है कि भारत जो है ओपन कंट्री है। कई ऐसे देश है जहाँ अलाउड ही नहीं है, जो बंद रखते हैं अपने बॉर्डर को, ना किसी को आने देते हैं ना किसी को जाने देते। यहाँ पर भारत में ये हमेशा से स्वतंत्रता रही है कि हम लोग सबके लिए खुला द्वार रखते हैं, आइए जाइए जहाँ भी। और तो एक अतिथि देवो भव जो है वो संस्कृति के लिए भी चल रही है। बहुत अच्छा लगा। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ, नहीं तो ये तो चर्चा चलती ही रहेगी। बहुत सुंदर प्रवीण जी, इतना सुंदर है, सच में यह चर्चा चलने ही लायक है कि चलती रहेगी। लेकिन एक बार फिर से रिकलेक्ट हो जाता है, कुछ नई चीज़ें बच्चों जो हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उनके लिए नई होगी, हमारे लिए भी बहुत सारी बातें बहुत नई हुई। लेकिन इस तरह जानकर, अपने भारत को इस स्तर में देखकर इतनी खुशी होती है। और हमारे यहाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात हो रही है, उसमें किस तरह हम इतने रिच हैं कि हमारी चीज़ें दूसरी जगह मान्य है, उसको सर्वग्राह्य किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ बैठकर देख रहे हैं, और यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो शिक्षार्थी हैं, उनको पता लग रहा है कि हम किसी मायने में कम नहीं हैं, हम हर जगह अतुलनीय हैं, हमारी नकल होती है। यह जानकर बहुत अच्छा लगा। फिर कभी जब भी आप इंडिया आएंगे, दरभंगा आएंगे, तो फिर हम सामने साथ बैठकर अपने बच्चों के साथ ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत छोटा सा सत्र है ये, इतनी हमारे यहाँ से बच्चों के लिए थोड़ी देर है, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी मिली। हम अपेक्षा रखेंगे फिर कभी जब आप यहाँ आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए कि विदेशों में किस प्रकार हम अपनी कला को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर पूरी मर्यादा के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ रह सकते हैं, यह एक जानने का जिज्ञासावश अवसर सवाल मिला। पूछना चाह रहा था मैं, अगर संयोजक और प्रवीण महोदय मुझे अगर अनुमति दे। जी बिल्कुल, अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। मैं प्रोफेसर चंद्रकांत मिसाल, पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
जी जी, आगे बढ़े, स्वागत है आपका। जी 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 प्रवीण जी, मैं ये मेरी जिज्ञासा है कि जैसे आप वहाँ बैठे हुए तो भारतीय संस्कृति और कला को प्रसार और संवर्धन करने में हमारे जो सिनेमा है, फिल्म है, वो कहाँ तक योगदान देते हैं? वहां पर कितने लोग देख पाते हैं? वहाँ फिल्में रिलीज होती हैं, किस तरह जी की जी फिल्में आप देखते हैं कि क्या ये भारतीय संस्कृति से जुड़ पाते हैं सिनेमा की वजह से कुछ? जी बिल्कुल। यहाँ पर मैंने कहा कि पाकिस्तान के लोग भारतीयों से 10 गुना अधिक हैं, तो यहाँ के जो सिनेमा कोऑर्डिनेटर हैं हमारे नॉर्वे के, वो पाकिस्तान के ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा फ़िल्में देखते हैं, हमसे ज़्यादा वो भारतीय फ़िल्मों के शौकीन होते हैं। तो वो ही हमारे शहर में भी लगवाते हैं, उसके जो वो पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेते होंगे, लेकिन वो हर जगह जो है, एक शहजाद करके हैं पाकिस्तान के, वो ही उसके कोऑर्डिनेटर हैं और उसको कई लोग देखते हैं। यहाँ पर भरी होती है समझिए, और ये मैं कह सकता हूँ कि उसमें भारतीय मुझे कम नज़र आते हैं, पाकिस्तानी या नॉर्वेजियन या फिर बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं। भारतीय तो शायद अभी नेटफ्लिक्स और ये सब आ गया है, सब लोग उस पर देख लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, और बॉलीवुड बहुत पसंद है लोगों को। और तो काफ़ी फिल्मों से तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ही है। हाँ, क्योंकि मेरा भी अनुभव यही कि जब विदेश की यात्रा में रहा, तो मेरा भी ये अनुभव रहा कि वहाँ के लोग भारतीय हिंदी फिल्में, कला और संस्कृति को, बल्कि यूँ कहिए कि भारत की से उस कला और संस्कृति और भाषा से जुड़ने का ज़रिया बन गया है वो, और काफ़ी प्रभावित भी हैं और रुचि भी रखते हैं। जी, जी। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद आपका चंद्रकिरण जी। और किसी को कुछ पूछना हो? जी, चलिए प्रवीण जी, हमें लगता है कि सभी बहुत संतुष्ट हैं इस सत्र से, और सभी को बहुत कुछ जानकारी भी मिली है, और इस ओर देखकर आगे कुछ शोध के कार्य कर सकते हैं, या अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए देश के अलावा अनेक पाश्चात्य देशों के या अन्य देशों के भ्रमण के लिए भी किसी को जाने की उत्सुकता बन सकती है। आपने इतना सुंदर रूप में अपनी भारतीय कला और संस्कृति को यहाँ रखा, इसके लिए हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप यूं ही अपने व्यवसाय के साथ साथ आप चिकित्सक के रूप में सेवा करते रहें, संगीत के साथ जुड़े रहें, और भारतीयों का परचम लहराते रहें, और ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ें, और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी यहाँ। जी, जी।